अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमती इत्तेहाद अब हो ये रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ आपसी इख्तलाफात बड़े वाजे होते नजर आ रहे हैं। क़यादत एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी अब चुन चुन कर एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इंतखाबी नताइज के तारे दिए जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफा या हमेशा जो है वो धांधली से वजीर आजम बने हैं, कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था, ये बातें भी फिर होती हैं। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? अच्छा नाज़रीन, कुछ वज़रा ये तस्लीम कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो दरार है वो आ चुकी है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये दरार हुकूमत के जाने की निशानी है। उनके ख्याल में मौजूदा हालात में हाइब्रिड सिस्टम की कामयाबी में ही सबकी निजात है। अब आज़ाद कश्मीर में कल इलेक्शन का दूसरा मरहला होने जा रहा है, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे। ये वही 12 नशिस्तें हैं कि जिस पर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर से हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज़ उमर फारूक का बड़ा अहम बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुकीम तकरीबन 30 लाख कश्मीरी महाजरीन के वोट के हक़ को और आइनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके हुकूक जम्मू और कश्मीर के अवाम के इज्तिमाई हुकूक का एक लाजमी हिस्सा हैं और वो एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहक़ हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और एक्शन कमेटी से ये मुतालबा किया है कि वो संजीदा और बामायनी मुज़ाकरात का आगाज़ करें। एक और भी अहम मामला है, तो इस पर बात करके फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर दिनों के बाद खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने बयान जारी किया है कि इमरान खान इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज नहीं है बल्कि जेल में कैद हैं। तो इन तमाम इशूज़ पर, अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफ़ी जान साहब भी साथ मौजूद हैं, आपके वक्त की भी शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की शुक्रगुज़ार हूँ। शफ़ी जान साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले खान साहब की सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। हर थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। अब आज बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की कि खान साहब की सेहत के मुताल्लिक इस वक्त कोई खदशात हैं या वो अस्पताल में हैं, उन्होंने इस चीज़ को न सिर्फ इसकी तरदीद की है बल्कि उन्होंने कहा है कि मुताल्लिका ज़राए ने उनको बताया है कि खान साहब सेहतमंद भी हैं और जेल में भी हैं। तो सर, आप भी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, और साथ साथ कि मुताल्लिका ज़राए कौन है जिन्होंने बैरिस्टर गौहर को बताया है? सबसे पहले किरण साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, मुतल्लिक़ ज़राए तो गौहर साहब ही बता सकते हैं, उनसे राब्ता हुआ होगा। मुझसे तो कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा से किसी का राब्ता हुआ। वो बेहतर बता सकेंगे कि मुतल्लिक़ ज़राए कौन से हैं। अगर वो इस बातों की तरदीद कर रहे हैं तो इस वो हकीकत पे मबनी होगी। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है किरण साहिब, अगर इस किस्म के हालात जब बना दिए जाते हैं, जब आप एक आदमी को 9 महीने कैद तन्हाई में डाल देते हैं, इमरान खान साहब जो कि 90% लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का लीडर है, इसको आप कट ऑफ कर लेते हैं। उनसे कोई मुलाकात नहीं हो रही, तभी सहूलत नहीं मिल रही, डॉक्टर की रसाई नहीं है, वकला का एक्सेस नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, तो फिर इस किस्म की क्यास आराइयां जो है वो शुरू हो जाती है। इन तमाम तरह चीजों को, इन कयास आराइयों को खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि उनके जो बुनियादी हुकूक अच्छा, चलें मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। मुझे बताइए कि खान साहब की पॉलिटिकल फैमिली, यानी आप और खान साहब की अपनी फैमिली, उनको यकीन है बैरिस्टर गौहर साहब के इन ज़राए पर और इस बात पर? देखिए, वो चेयरमैन है, इमरान खान साहब ने ही उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ नॉमिनेट किया है। अगर वो किसी किस्म की ट्वीट कर रहे हैं तो वो मतलब जिम्मेदारी से कर रहे होंगे। नहीं, आप एतबार करते हैं इन पर? फैमिली एतबार करती है? अलीमा खान साहिबा एतबार करती है? देखिए, फैमिली का जवाब तो फैमिली दे पाएगी। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। तहरीक इंसाफ मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा घर है पॉलिटिकल। बिल्कुल वो चेयरमैन है, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो उसमें हकीकत जरूर शामिल होगी। चले एक तीसरे तरीके से कोशिश करती हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब के बताने के बाद शफी जान साहब मुतमईन हो गए कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, जेल में, अस्पताल में नहीं है?
देखिए, खैरियत तो तब ही बेहतर तरीके से मालूम होगी जब किसी की मुलाकात होगी, जब कोई उनको अपनी आंखों से देखेगा, कोई हमारा रहनुमा, ठीक, कोई चले बहन, मुझे कोई समझ वकील, मुझे कोई मुझे वर्कर। 3 बार घुमा फिरा के पूछने पर मुझे समझ आ गया कि आपका जवाब क्या है। अफनान साहब, सर 8 महीने 9 महीने हो रहे हैं, बार बार हम इस प्लेटफॉर्म से दीगर लोग भी आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई मुलाकात करवा दें। आँख की ऑपरेशन का उनका मसला बना, बहनों ने बाकायदा तौर पर लिख कर दिया कि बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। आपके अपने जो वज़रा हैं वो कहते हैं इस इलेक्शन के बाद फला दिन के बाद फला दिन के बाद मुलाकात हो जाएगी। आज तक मुलाकात नहीं हो पा रही है। सर हमेशा तो हुकूमत में नहीं रहना ना आप लोगों ने। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इमरान खान साहब की मुलाकातें और सब कुछ चल रहा था सिलसिला, जी, वो जो ज़ाहिर है उनका कंडक्ट था उसकी वजह से जो है ये इशू आया। और वो कंडक्ट बेसिकली ये था कि नहीं, वो अब तो कह दिया अपने बहनों ने आप कि लिख कर को- देने को तैयार हैं कि भाई बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे। वो लिख के देने से क्या फ़र्क पड़ता है? पहले कितनी दफ़ा कहा था कि नहीं करेंगे, फिर सर आगे आजमा करती के थी। देख लें। नहीं, वो हर चीज़ आजमाई नहीं जाती, आपको पता होता है, कहते हैं कि इसने क्या करना है। जी जो बातें की गई ऑपरेशन बनियान मरसूद से रिलेटेड, जी, उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो की गई, उसके बाद आप मुझे बता दें कि क्या गुंजाइश बचती चले है। मैं आपसे ना बहैसियत PMLN या बहैसियत हुक्मरान जमात नहीं पूछती, मैं आपसे बहैसियत सियासी कारकुन पूछती हूँ। सर जस्टिफाइड है ये सियासी कैदी उनको जो है वो 8-9 महीने जेल में रखना और फैमिली को मिलने ना देना? सर हर कैदी के राइट्स होते हैं सर। देखिए, वो फैमिली जो है वो मिल के आएगी और वो आके बाहर आके जो है वो मुल्क के खिलाफ और अपना मुल्क के इदारों के खिलाफ जो है वो बातें करेंगे। जो ये पहले यही सिलसिला चल रहा था, इसीलिए तो ये रुका है। अब यहाँ तो इमरान खान साहब अपनी इस उम्र में तो वो तब्दील होंगे नहीं, तो वो जो कंडक्ट थी वही उनकी रहेगी। बकौल लेकिन फिर भी PTI के कि वो सियासी कैदी हैं, लेकिन आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस बार भी अगर मुलाकात करवाई गई तो यही होगा जो पहले मैं होता है? वैसे ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन वो मुलाकात उसी सूरत में होनी चाहिए कि अगर वो वाकई अपनी कंडक्ट जो है वो जेल मैनुअल के तहत रखें। सही है। अगर वो नहीं रख सकते, उनसे नहीं होता बर्दाश्त, तो फिर तो मसला है। चले अब बिल्कुल ठीक, हम कोशिश करते हैं और बार बार आप लोग को पुश करने की भी कि मुलाकात तो करवा देनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब। सर सबसे पहले तो इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है और जिस तरह की खींचातानी हो रही है, वफाकी वजीर दाखिला वो सिस्टम के कोलैप्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोलैप्स ही कर गया है पूरा सिस्टम। आगे अगले 10-12 साल बाद भी ऐसे ही बैठे हुए होंगे और इसी तरह से सवाल हो रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी नाराज हैं। जरा सुनिएगा कि क्या चल रहा है ये पिछले 2-3 दिनों में, फिर जवाब दीजिएगा मुफस्सिल इस पर। इस सिस्टम में 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। मंदुखेल साहब, सर ये दिलचस्प सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, गैर संजीदा है क्या? ये राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब को हमारे बड़ों का बरखुरदार बना रहे हैं, मगर ख़ुद जहाँ 9 महीने पंजाब का निगरान वज़ीर आला रहा है और उनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया और फिर उन्हीं मुस्लिम लीग नून ने उनको सेनेटर बनाया, तो हमारे खाते में डाले। कभी कभार बरखुरदार भी नालायक हो जाते हैं, कभी बाग खाक भी कर लेता है, कभी बाग जो ना उससे जो ना ताल्लुकी का भी इजहार करते हैं। हमारे गले पे क्यों डाल रहे हो? आपका मोहसिन नकवी, पीपल्स आपको पार्टी का जिताया, कोई ताल्लुक आपको नहीं आपने है सेनेटर उनको बनाया। वजीर आला बनाने में, उनको वजीर दाखिला बनाने में। देखिए, ताल्लुक कहाँ से होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का काबीना है, उनकी मंजूरी के बगैर को वजीर बन नहीं सकते। क्या पीपल्स पार्टी ने रिकमेंड किया कि इसको वजीर दाखिला बना? राना सनाउल्लाह ने नहीं कहा कि शुक्र करो उसने वज़ीर आज़म का सीट नहीं मांगा। तो बात ये होता ना, इनको पता है कि वो एक ताकतवर वजीर है, लिहाजा मुंह पे चाले फड़ेंगे अगर कोई उसके खिलाफ बोलेंगे, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन मैं आपके तवज्जो से मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि 9 महीने आप निगरान वज़ीर आला रहे, 2.5 साल से आप ताकतवर तरीन वजीर है, इवन के वज़ीर आज़म भी आपके अंडर है, आपको आज पता चला कि ये सिस्टम फरसुदा है? और फिर मुझे बता दो कि जनरल आयूब खान ने जब ये सिस्टम राइज किए वो बेहतर था, फिर जनरल ज़ियाउल-हक ने जो सिस्टम किए और मुस्लिम लीग नून को आज तक वो उनके इस पे आ रहा है, वो सिस्टम बेहतर था, या जनरल फैज़ ने RTS सिस्टम बिठा के वो बेहतर था? तो ये ज़रा तजवीज़ भी कर लेते कि बाबा ये सारे सिस्टम फेल हो गए और मैं भी 3.5 साल से खामोश रहा, अब ये वाला फार्मूला बेहतर है, वो तो बता देते वो। हाँ
चले मैं ये सवाल ले जाती हूँ ना अफनान साहब के पास। अफनान साहब, ये इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इत्तेहादी हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, आपको सहारा पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है, वो भी वजीर दाखिला को मानने को तैयार नहीं है, आप भी वजीर दाखिला को मानने को तैयार नहीं है। सर, कैबिनेट आपकी, वजीर आजम आपके, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा मजे का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय कर लिया है आपने। तो वजीर दाखिला तो आपके है ना सर, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, वोट देकर आप लोगों ने तो उनको वजीर दाखिला बनाया ना फिर सर। नहीं, वो बिल्कुल है, हुकूमत का हिस्सा है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है वो। तो हुकूमत में जो है वो बिल्कुल है, इस तरह के 1-2 और भी हैं। तो और वो आपके सामने ही है सारा मामला। तो जहाँ तक नुमाइंदगी किसकी करते हैं? वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो ये तनकीद आप वहाँ कर रहे हैं? देखें, सारे पाकिस्तान को पता है वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि नकवी साहब को ये चाहिए था कि वो ये बात काबीना में करते, काबीना में नहीं तो सेनेट में कर लेते, लेकिन इसको एक इस तरह मतलब कि एक फंक्शन में करना और फिर उसमें वज़ीर आज़म को इस तरह क्रिटिसाइज़ करना मेरा ख्याल है कि मौजू नहीं था। उसकी वजह से जो है हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म साहब की तो उन्होंने तारीफ की है, 12-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 12-18 घंटे काम करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नहीं, वो तो खुद इस सिस्टम का जो है वो हिस्सा है। खुद जो है वो देखे ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो तो सिस्टम का हिस्सा ही है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो सिस्टम का हिस्सा ही है। वैसे नहीं, सेनेटर और फिर क्या कहते हैं पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री भी कर लेते हैं, तो वो सारा का सारा सिस्टम का कहते हैं हिस्सा है। वैसे जो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राना सनाउल्लाह साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या दीगर पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो बात करें, वज़ीर आज़म साहब से बात की गई और फिर क्या वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से बात की इस बारे मामले में? देखिए, ये तो भी ज़ाहिर है, ये अभी इनिशियल स्टेज पर है। इनिशियल स्टेज पे आने वाले दिनों में मजीद मामला जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन देखें, हम जो है वो किसी भी अवामी मुफादात के ऊपर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो हमारी पॉलिसी है हम उसी को लेके चलेंगे। ठीक। मेरा ख्याल है बेहतर ये होता है कि आपस में बैठ के बात कर ली जाती, लेकिन अब ज़ाहिर हो गया है तो फिर अब जो है उसको लेके चलते हैं। मैं एक बात कर दूं, देखें नकवी साहब जो थे वो अभी परसों जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में थे और प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात कर रहे थे। बड़ा नाराज हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले के पिक्चर खिंचवाने के बाद, पता नहीं कहां से वाले ऐसे कह रहे हैं जैसे वो जानते ही नहीं है उनको, अब ऐसे कर रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है। और अयूब खान का रेफरेंस दे के वो हमें कह रहे हैं कि जी वो जो अयूब खान के जो मसाइल थे वो आज तक चल रहे हैं, उस तरह तो अगर कहा जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वरना तो काफ़ी लंबी कहानी है। सही सही। अच्छा शफी जान साहब, वैसे आप लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हुई है क्या अभी? क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए, फिर अब तो कुछ सहाफ़ी ये तक कह रहे हैं कि सितंबर तक उनको सारा जो सिस्टम है वो लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो अभी खींचातानी शुरू हुई है, इससे आप क्या देख रहे हैं? आपको कब तक नजर आ रहा है कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा? देखिए किरण साहब भाई, अल्लाह की कुदरत है और सियासत बड़ी जालिम चीज है। वो नकवी साहब जिसके पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीछे पीछे फिर के सर कह के इनकी हुकूमती उसने बनाई, आज उस मोहसिन नकवी से दोनों लाताउल्की का ऐलान कर रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत देखी। ये कहते थे कि मोहसिन नकवी साहब जहाँ पे वजीर दाखिला है, ये वजीर आजम भी बन सकते हैं। इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हमारी स्टेटमेंट्स नहीं है। फिर इस सिस्टम से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो मोहसिन नकवी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब वो ये कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो इमरान खान की जो डे 1 से स्टैंडिंग थी, जो तहरीक इंसाफ की डे 1 से स्टैंडिंग थी कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, वो सही साबित हुई। ये अल्लाह की शान है कि इमरान खान साहब ने जो पेशन गोई की है वो टाइम टू टाइम सब सही साबित हो रही है। ये दोनों पार्टियां, नून भी और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। एक की ख्वाहिश है कि उसकी बेटी वजीर आजम बने, जो उसके लिए सियासत कर रहा है, वो हर हद तक गिर सकता है, वो शिकस्त खुर्दा आदमी। और दूसरी की ख्वाहिश है जो दावत पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको मिली है वो आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। हम बेचते हैं चोरों के साथ हाथ मिलाने में, हम बेचते हैं। और जहां तक दूसरा शख्स जो जान बन जाओ वरना मुझे मार के सीधा करूंगा। बकवास कर रहे हो, चुप करो। बेचने की बात की मैं तुम मेरे साथ आके बैठ के तुम्हें जूते मार के सीधा सीधा करेंगे, वरना तुम्हें ऐसे तुम लग चला जाएगा। अफनान साहब ना आप भी मेरे लिए मैं आप दोनों से बारे में जो लोग बोलते हैं ना, मैं बताऊं मेरी बात ना करें प्लीज। अफनान साहब क्या बातें कर रहे हैं अफनान साहब? नहीं, इन्होंने क्यों बोले पहले? अफनान साहब देखिए मेरी बात नहीं, क्या बकवास की उन्होंने आप उनको आप भी मोसेस हैं और ये हमें गालियां दे रहे हैं। लोग देख रहे होते हैं, अवाम देख रहे होते हैं।
मैंने उनको रोका ना, लेकिन देखें मैंने तमाम जो मेरे तीनों मौजूद मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने इन तमाम के माइक्स को इस वक्त क्लोज करवा दिया है, क्योंकि ये तर्ज तखातुब और ये गुफ्तगू डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अगर हम ब्रेक ले सकें क्या, हम एक चलें, ठीक है, हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ, कादिर साहब, मंदुखिल साहब, आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ। मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त क्या देख रहे हैं सर आप? इससे पहले हमने पिछले दिनों देखा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चाहे बजट हो, चाहे इलेक्शंस हो रहे हैं, जीबी के इलेक्शंस हो रहे हो, या इसके अलावा मामलात हों, पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर तनकीद पीएमएलएन पर होती थी, लेकिन पीएमएलएन की जानिब से हमेशा बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता रहा है। लेकिन इस बार ये पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जवाब दर जवाब चल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब अगर आपको ताना देते हैं, आप उनको ताना देते हैं फॉर्म 47 का, वो आपको कहते हैं कि अगर फॉर्म 47 है तो फिर जो आपके सदर हैं वो कौन से फॉर्म के हैं ये भी बता दें। तो सर ये मामला यहां तक कैसे पहुंच गए कि अब बाकायदा पीएमएलएन की तरफ से आपको जवाब आने लगा है? देखिए, यकीनन वो सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी यकीनन खामोश नहीं होंगे। ये जिस तरह गुलचाद के आशिक ने हमें बुरा भला कहा है, हम भी उनको बता देंगे तुम्हारा करैक्टर क्या है गुलचाद के आशिक, उस ये तो सवाल होंगे। लेकिन जब बिलो द बेल्ट बातें होगी और इस तरह टॉक शो में, नेशनल टीवी में, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर तो हाई होगा। हमने तो सबसे पहले ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर में जो धांधली हो रही है, या इससे पहले जो जेबी में धांधली हुई है, हमने तो सबूत के साथ तो सामने चीज़ें दिखाई। आपको याद होगा हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जहां 10% जो है ना वो टर्न आउट हुआ है वोटर्स का, वहां 91 से लेके 99% वोट कास्ट हुआ है, बल्कि एक हल्के में तो 358 वोट थे और 462 कास्ट हुआ है। क्या ये चीज़ें हम नहीं बताए? क्या ये जो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल है, पता नहीं कहाँ से, पटवारी भी दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे कारकुन जो है ना मुख्तार यूनुस को शहीद किया है, 3 को ज़ख्मी किया है, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए गुंडे, 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने, और ये शख्स शाम में आके बड़ी बेशर्मी से कहता है कि बड़ा पुरअमन हुआ, बड़ा शफाफ हुआ। तो इन चीज़ों पे तावज़ा तो हमें है। हम तो कहते हैं चलो भाई, आप एक तरफ आप कश्मीरियों को मानने को तैयार नहीं है, ख्वाजा आसिफ राना सलाउल्लाह कहते हैं सीटें मेरी जेब में, और फिर आप इस तरह जो ना जो ना अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो मुझे बताओ कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीत भी गए, खुदा की कसम आपके उज़रा जो ना घरों से नहीं निकल सकेंगे। आज भी मुजफ्फराबाद बंद है, आज भी मुजफ्फराबाद में आग जल रही है। वो खुदा का वास्ता, आप इतने इक़्तिदार के भूखे हो, एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर नहीं हो तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आपको मरियम बीबी को मिल चुका है। तो थोड़ा सा जो ना वो इक़्तिदार से अलग बुक भी देख ले। सर रानुमा है आप तीनों जो मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि नेशनल टीवी है, लफ्ज़ों का जो इंतखाब करें वो ज़रा संभल के करें। शफी जान साहब, मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आपने जो बात करनी है आप करें, लेकिन प्लीज़ ज़रा लफ्ज़ों का इंतखाब सोच समझ कर करें। मैंने तो कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, और मैंने अभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। पता नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही थी। अफनान साहब ने वहां जो भी बात की, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई उसकी, और मैंने आपसे बार बार पूछा कि वो क्या फरमा रहे, मैंने कोई बिलो द बेल्ट। चलें, बहुत अच्छी बात है आपको नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो अफहाम और तफहीम के साथ बात करें। सर प्लीज, अब मुझे अब थोड़ा सा हम इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, जिनको इतनी शिकायत हैं मुस्लिम लीग नून से, तो पीपल्स पार्टी का तो बड़ा आसान सा हल है कि वो आईनी ओहदों के साथ क्यों चिपकी हुए हैं। जब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर आप आईनी ओहदों से इस्तीफे दे दें। आप इस आईनी ओहदों में लेके इस्तिस्ना भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सारा जो बदनामी है वो आप सर ये चले कहीं आप लोग एक पेज पर नजर आ रहे हैं ना, यही वो ताने हैं जो इस वक्त पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को दे रही है। अफरान साहब, आपकी पार्टी के रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने बड़ी आज कह लीजिए कि सख्त गुफ्तगू की है, सुनवाए जरा उनकी गुफ्तगू। इक़्तिदार गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जायज़ रास्ते से मिले तो फिर ठीक है, अगर नाजायज़ रास्ते से मिले तो वो बोझ नहीं उठाना चाहिए। सर कहाँ से, किस नाजायज़ रास्ते की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? वो ठीक कह रहे हो कि अगर इक़्तिदार ठीक तरह मिले तो ठीक है, और ना नहीं लेना चाहिए। देखें, जो बात इन्होंने की है मंदुखिल साहब ने, जीबी के अंदर 10 ऐसी जगह थी, 10 से 11 का कहते हैं, जहाँ पे रीपोल का कहा गया था। मैं आती हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये आपके लिए रफीक साहब की बात इतनी ही कैजुअल है जितनी कैजुअली आप निकल गए। लेकिन जो बात उन्होंने की उसकी ऊपर मैं तब मौजूदा हुकूमत की तरफ कोई इशारा नहीं है। प्रिंसिपल डिफाइन किया है, उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि आप जब जीतें तो हुकूमत लें, आप मुकम्मल कर लें अपनी बात।
देखें 10 से 11 ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़्यादा वोट पड़े थे, जहाँ पे इतने वोट नहीं थे जीबी के इलेक्शन में। और उसके ऊपर जब हमने कहा कि रीपोल करें तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा अगर आपने रीपोल किया। तो फिर हमने रीपोल नहीं किया, वरना इनकी सीटें वहाँ पे कम होनी थी। तो ये जो एजेके के इलेक्शन में ये कह रहे हैं ना कि जी ये हो गया, तो ये उसका जो एविडेंस है वो कौम के सामने ले आए। देखिए ना, खाली कह देने से तो नहीं होगा ना। तो अभी भी कह रहे हैं ना कि मैंडेट अगर चोरी किया गया तो हुकूमत गिरा देंगे। सर वैसे गिलगित के कितने हलकों में जो आपने यहाँ पर बड़ा फामो तफहीम का मुजाहरा कर दिया कि फिर आपने रीपोल किया, रिकाउंटिंग की नहीं, फिर वहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं की हमने, 2 हलकों में था बस, 2 हलकों में जो 2 हल्के ऐसे थे जो आपको लगता है कि वो आप जीत जाते? वो रीपोल नहीं होने दिया इन्होंने वहाँ। नहीं, अगर वो होते तो आप हम जीत जाते, क्योंकि उधर भी ऐसे ही हुआ था कि जितने वोट नहीं थे उतने ज़्यादा वोट पड़ गए थे। सही है। तो अब इस देखिए बात ये है कि जो भी कहीं कोई इलेक्शन में अगर कोई मसले हैं तो उसका तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करें, बजाय इसके आप कहेंगे जी सारा इलेक्शन ऐसे। भाई हमारे हाथ में तो वहाँ हुकूमत है नहीं, हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी का जो है वो वजीर आजम है, उनके एसी है, उनका डीसी है, उनका आईजी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर मुझे फरमाइएगा, मंदुकैल साहब, साद रफीक साहब का बयान डेफिनेटली सुना होगा आपने, आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना उनका स्टेटमेंट वो यही कह रहे हैं कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर है कि आप साइड पे बैठे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर पीटीआई का हुकूमत आ जाए आज़ाद कश्मीर में, जमात इस्लामी का आ जाए, ये वो बात किसकी कर रहे हैं? ज़रूरी है कि आपकी हुकूमत आ जाए? ठीक है, बात ये कहने का इन सारी चीज़ों का जो ये सेनेटर साहब फरमा रहे हैं, कल राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईना दिखा दिए कि ये है तेरे करतूत और इस तरीके से आप इलेक्शन करा रहे हो। तो इस इलेक्शन में मैं कहूँगा कि आपको आज़ाद कश्मीर पंजाब नहीं समझना चाहिए, वहाँ हिंदुस्तान का हमारे एक आईनी ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, बड़े कुछ तो लिहाज करें सर। नहीं, देखिए आईनी ओहदा जो है ना, तो वो जीबी के इलेक्शन कमिश्नर के पास था। तो अब मुझे वहाँ बताओ कि दिन भर खून खराबा हो रहा था, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा हो रहे थे और वो सारा दिन सत्तू पी के सोया होता और रात में कह रहे बड़ा शफाफ पुरअमन हो। कोई शर्म नहीं है इस बात को? किसने ये बात कहते हुए ये जरूर कहते हो फिर पीपल्स पार्टी ने जिस हल्कों पे सारे सबूत ये नहीं, मंदुकैल साहब आप तो मुझसे ज्यादा सर कानून जानते हैं, एक आईनी ओहदा है, उनके इख्तियारात के हवाले से आप जानते हैं। आपको डेफिनेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तिलाफात हो सकते हैं, शफी जान साहब को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तिलाफात हैं यहाँ मरकज में, लेकिन तनकीद अगर करें भी तो कम से कम सोच समझ कर तो करें सर। अल्फाज का चुनाव तो कम से कम बेहतर हो। करें कि ये हम देखिए, मैं वकालत से पिछले 32 साल से वाबस्ता हूँ, हमें कानून भी पता, इस आदमी के नाम के साथ जस्टिस भी लिखा हुआ है। हम ये करें खुदा रहा आपने जस्टिस की जो है ना सीट पे भी बैठे हुए आपने बड़े अच्छे शफाफ फैसले भी किए होंगे, लोगों को इंसाफ भी दिलाया होगा, लेकिन खुदा रहा इस तरह आवाम के सामने आके झूठ तो नहीं बोलो कि आप कह रहे शफाफ इलेक्शन हुआ है और पुरअमन हुआ है। हम बंदे मर रहे हैं, जख्मी हुए हैं, ब्लड बॉक्स उठा के ले रहे, 16,000 सीसीटी के लोग नून लीग के गुंडों के साथ पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करे हो रहे, कह रहे शफाफ इलेक्शन है। तो इससे बड़ा झूठ तो बेहतर है कि वो कम से कम स्टेप डाउन कर दे। सही। शफी जान साहब आप मुझे फरमाइएगा, अब पहली तारीख आज हो गई है, कुछ 3-4 दिन रह गए हैं, तो आप लोग फाइनल कर पाए क्या प्लान किया है आपने? 5 तारीख को सिर्फ जलसा करेंगे या कोई लॉन्ग मार्च वगैरह का प्लान कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? किरण साहिबा, 5 अगस्त को खान साहब की अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीम शान जलसा होगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। पंजाब के हर शहर में रैली निकाली जाएगी, बलूचिस्तान के हर शहर में, और कराची में हम पावर शो करेंगे। जहां तक 5 अगस्त की और खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वहां पे खिताब भी करेंगे, जहां पे हमारी अलायंस भी मौजूद होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप भी मौजूद होगी। वहां पे हम फैसला कुन इमरान खान साहब यानी कराची में जलसा करेंगे, तो उसके लिए आपने एनओसी ले लिया है ऐसे हुकूमत से? और इसके साथ साथ ये कि JUIF भी फिर क्या आपके साथ स्टेज शेयर कर रही होगी? देखिए किरण साहिबा, हमने 7 मरतबा कराची में एनओसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन खौफ इमरान खान इतना है कि वहाँ पे हमें एनओसी नहीं मिल रही। 12 दफा लाहौर में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ भी उस फिजा, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, उस फिजा पे इमरान खान साहब का राज है, लाहौर के फिजा पे, पंजाब के फिजा पे, वहाँ भी बड़ा खौफ है।
तो वहां तो हमें कहीं जगह एनओसी नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद वहां पे पावर शो होगा। जहां तक आपने मौलाना फजल रहमान क्योंकि आपकी पार्टी में ही कुछ आवाजें ये भी आ रही थी कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए, तो मौलाना साहब की तरफ से भी गालिबन यही कहा जा रहा था लॉन्ग मार्च का, तो ये है ऑप्शन में या नहीं है इस्लामाबाद की तरफ? बिल्कुल ऑन कार्ड है ये चीज। 3 से इसके अलावा 2 चीजें मजीद ऑन कार्ड्स हैं। जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब से हम मशावरत में हैं और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये जो मीडिया पे क्यास आराइयां हो रही हैं कि मौलाना साहब ने ये डिमांड कर ली और तहरीक इंसाफ ने उनसे ये बात कही, अभी तक कोई ऐसी डिमांड उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से हुई है, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं तमाम तरह चीजों के, बड़ी पॉजिटिव मतलब चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट का फुकदान है। मेरे प्रोग्राम में कामरान मुस्तफा साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो भी बात होगी वो ऑन रिटन होगी, कुछ भी बात बगैर लिखे नहीं होगी, ताकि दोनों जो है वो जो मामला तय पाए हों उस पर अमल कर सकें। देखिए फुकदान का जो एतमाद का फुकदान है, एतमाद का जो फुकदान है, एक तो ये मंदुखेल साहब को आज बड़ा ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है, थोड़ा वेट कर ले अपनी बारी का। देखिए जहां तक एतमाद के फुकदान का बात है तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी है। हम खुद ये चाहते हैं कि इस बार जो भी GUI के साथ तय हो वो रिटन फॉर्म में हो, और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है, और इस बार हम तहरीक में एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तमाम तरह सियासी कुव्वतों से बात कर रहे हैं, जो मकामी यहाँ पे जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस मौजूदा गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ हो। सही। अच्छा मंदुखेल साहब, कल दूसरा मरहला होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब ने जो धांधली के इल्जामात लगाए, फिर 2 अगस्त तक का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था, तो कल वो भी खत्म होने जा रहा है। क्या प्लान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? व्हाट नेक्स्ट सर? जी, इस प्लान से पहले मैं आपको बता दूं कि PTI ने जो जनूबी पंजाब एहतियात से 100 दिन का मुआहदा किया, धोखा दिया है। PTI ने MQM के साथ मुआहदा किया, धोखा दिया है। PTI ने मौलाना साहब के साथ कई नशिस्तें की है, धोखा दिए जब ये स्पीकर के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए है। PTI ने मंजूर पश्तीन की PTM के साथ मुआहदा किया, 2 महीने से धोखा दिया है। तो आपने की कोई भरोसा नहीं करने वाला है, इन पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। सुन ले अब आप तसल्ली से सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरे भाई, तसल्ली से सुन ले। अभी तो आपने ही ऑफर की है PTI से हाथ बढ़ाया उनकी तरफ आपने सर। मैं किरण साहिबा, हम पीपल्स पार्टी इनकी तरबियत का अंदाजा अब यहाँ से लगा ले कि हम सियासी लोग हैं, हमने हाथ बढ़ाया है 2024 के इलेक्शन में भी। मगर इसकी तरबियत का जबान आप देख ले कि क्या जबान इस्तेमाल की उन्होंने। और दूसरी बात मैं एक चीज ये बता दूं कि ये इससे पहले भी सर आप बता रहे हैं ना कि PTI ने अगर हमेशा धोखा दिया है, तो मैं इस पर सवाल कर रही थी कि इस बार तो आपने ही हाथ बढ़ाया। अगर आपको इतनी ज्यादा उनकी तारीख मालूम है तो फिर हाथ क्यों बढ़ाया आपने? लेकिन वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खत्म हो गया है। आखिरी वर्ड अगर आप कहना चाहें मंदुखेल साहब, जल्दी से कह दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये कराची जब सुहेल अफरीदी साहब आ गए, हार फूल पहनाया, हमारे वज़ीरों ने इस्तकबाल किए, 2 दिन तक कराची और हैदराबाद के सड़कों में भटकते रहे, मगर 40-50 गाड़ियों के साथ कोई आवाम इकट्ठे नहीं कर सके। ठीक है, लेट्स सी पास करते हैं आप लोग भी और PTI भी। आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से अमेरिका ने 29 जुलाई से ईरान पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर सिफारती कोशिशों से नाखुश हैं। वो समझते हैं कि उनके मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे, इसलिए वो कल यानी इतवार से ईरान पर दोबारा शदीद हमले करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अमेरिका के साथ इसराइल भी ईरान पर हमले में शामिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले भी ज़ेर गौर है। कैबिनेट इजलास में अमरीकी सदर ने कहा कि हम ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाएंगे और एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि हम अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियों को मशरक़ वस्ता से किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार होने का कह दिया है। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका है, कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादियों को अंदाज़ा हो चुका है कि उनके फ़ौजी साजो सामान में कफन भी शामिल होना चाहिए।
साथ ही उन्होंने अमरीकी इत्तेहादियों से कहा कि अमरीका खित्ते के ममालिक के वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और दौलत को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जो भी मुल्क अमरीका की दिफाई ढाल बनेगा वो जंग के शोलों की लपेट में आ सकता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया है कि अमरीका समंदरी नाकाबंदी जारी रहने से आबनाए हरमुज़ और दीगर स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों की मुकम्मल बंदिश हो सकती है। वाशिंगटन के इक़दामात के नताइज आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों को भुगतना पड़ेंगे। ईरान में बदअमनी को फ़रोग़ देने के साथ साथ इसराइल गज़ा के अमन मंसूबे को भी सबोताश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं मज़ीद कि ईरान में कामयाबी ने हमास के गैर मुसल्लह होने की राह हमवार की है। गज़ा अमन मुआहदे से इसराइल खुश है, लेकिन इसराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती के वज़ीर ने इस मुआहदे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। साथ ही इसराइल ने हमास के मुकम्मल हथियार डालने तक गज़ा से अपनी फ़ौज के इनखला से इनकार कर दिया है। इससे पहले हमास की तरफ से वाज़े कर दिया गया था कि इसका गैर मुसल्लह होना इसराइली फ़ौज के मकबूजा इलाकों से इनखला से मशरूत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की राह हमवार करेगा। एक और अहम बात करते हैं, गैर कानूनी हिजरत दुनिया का एक संगीन और एक बड़ा मसला है। अच्छे मुस्तक़बिल और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मुख्तलिफ तरक्की पजीर और तनाज़ात के शिकार ममालिक से लोग यूरोप पहुँचने के लिए गैर कानूनी रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं और इस कोशिश में हर साल सैकड़ों अफराद दूसरे जहान पहुँच जाते हैं। ऐसी ही एक कोशिश 2 रोज़ पहले मराकश से स्पेन में दाखिल होने के लिए हुई है, लेकिन ये अपनी नौयत की शायद पहली ऐसी कोशिश थी जहां 60,000 अफ्रीकी महाजरीन एक साथ सरहदी रुकावटें तोड़ते हुए समंदरी और ज़मीनी रास्ते से स्पेन के 85,000 आबादी वाले छोटे से शहर सेउटा में दाखिल हुए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 70 के करीब अफराद जान से गए। इस वाक़े के बाद स्पेन ने मोरक्को के साथ अपनी सरहद पर फ़ौज तैनात कर दी है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने इस वाक़े को स्पेन की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इंसानी स्मगलर्स गिरोह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्पेन की हुकूमत ने बताया है कि 50,000 अफराद उनके मुल्क में दाखिल हुए थे, जिनमें 48,000 अफराद को 2 दिन के अंदर अंदर वापस भेज दिया गया। तारकीन वतन के स्पेन में दाखिल होने के बाद इटली ने स्पेन के साथ शेंगन वीज़ा मुआहदा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। साथ ही इटली, फिनलैंड और डेनमार्क ने स्पेन को शेंगन जोन से निकलने का भी मुतालबा कर दिया है। इन तीनों ममालिक का कहना है कि जो मुल्क बैरूनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे वो शेंगन का रुकन नहीं रह सकता। चेक रिपब्लिक ने स्पेन की शेंगन रुकनीत आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर भी जोर दिया है। शेंगन वीज़ा निज़ाम के तहत आम तौर पर 29 ममालिक में सफ़र बगैर किसी कानूनी रुकावट के किया जा सकता है। फ्रांस ने भी स्पेन के साथ सरहदी निगरानी सख्त करते हुए फौजी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी है। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सरहदी कंट्रोल मज़ीद मजबूत करने पर गौर कर रहे हैं। इस रद्द-ए-अमल के जवाब में स्पेन के वज़ीर आज़म ने यूरोपियन कमीशन को लिखे ख़त में चंद यूरोपीय हुकूमतों के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और एक्स पर पिछले 5 सालों के दौरान यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली गैर कानूनी हिजरत के नंबर्स भी शेयर किए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गैर कानूनी हिजरत बरास्ता इटली हुई है। का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।